आखिर ऐसा कैसे हो जाता है कि एक सटीक, एक लक्षित हमला एक ऐसे क्षेत्रीय दलदल में बदल जाए जिससे निकलना नामुमकिन सा लगने लगे। एक ऐसी कार्रवाई जिसे पूरी तरह कंट्रोल में होना चाहिए था, वो कैसे एक ऐसे संकट का रूप ले लेती है जो पूरे के पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले ले। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी विवेचना का विषय है 2026 का ईरान युद्ध और कैसे ये एक दलदल बन गया, इसका पूरा विश्लेषण। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, इस पूरे विश्लेषण को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे उस हमले से जहां सब कुछ गलत हो गया। फिर हम देखेंगे कि ये युद्ध पिछले युद्धों से इतना अलग क्यों है। इसके बाद हम इसके वैश्विक असर और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले झटके को समझेंगे। और हाँ, अंत में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस अनिश्चितता का भविष्य आखिर क्या हो सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, वो हमला जिसमें अंदाजा पूरी तरह से गलत साबित हुआ, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक टारगेटेड ऑपरेशन एक हाइब्रिड अराजकता में तब्दील हो गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। 28 फरवरी को अमेरिकी और इजरायली हमलों के साथ इसकी शुरुआत हुई और ईरान का जवाब भी लगभग फौरन ही आ गया। 2 मार्च आते आते ये लड़ाई समुद्र तक पहुंच चुकी थी, जहां शिपिंग और ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा था। और मानिए, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर 5 मार्च तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य एक नया वॉर जोन बन चुका था और दोनों ही पक्ष एक बहुत ही खतरनाक गतिरोध में फंस गए थे। ईरान का जो जवाब आया वो किसी की भी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और तेज था। उन्होंने 200 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोनों से पलटवार किया। इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो गई, ये कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, नहीं, बल्कि ये तो पिछले 20 सालों की सैन्य तैयारी का नतीजा था। और इसी एक कदम ने एक छोटे और सीमित संघर्ष की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और जैसा कि ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन ने कहा है, इससे तेहरान के लिए अपने वजूद को बचाने की लड़ाई वाला माहौल बन गया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ईरान के नेतृत्व के लिए ये अब सिर्फ एक क्षेत्रीय लड़ाई नहीं रही, बल्कि ये उनके अस्तित्व की लड़ाई बन गई है, जो उन्हें किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर कर सकती है। चलिए अब दूसरे भाग पर चलते हैं, एक नए तरह का युद्ध। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे 2 बिल्कुल अलग अलग युद्ध रणनीतियाँ एक दूसरे से टकरा रही हैं। इस पूरे संघर्ष के केंद्र में है हाइब्रिड वॉरफेयर। तो ये आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, यह पारंपरिक सैन्य कार्यवाहियों जैसे मिसाइल हमलों को अनियमित तरीकों जैसे प्रॉक्सी लड़ाकों और ड्रोन्स के इस्तेमाल के साथ मिलाना है, और साथ ही साथ शिपिंग पर हमलों के जरिए अर्थव्यवस्था को भी निशाना बनाना है। यहाँ पर दोनों पक्षों की रणनीतियों में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं, जो हवाई ताकत और दुश्मन के नेतृत्व को खत्म करने पर जोर दे रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ ईरान का तरीका बिल्कुल अलग है। वो अपने प्रॉक्सी लड़ाकों के जरिए युद्ध के मैदान को और फैला रहा है, जरूरी समुद्री रास्तों को रोक रहा है और ऐसी कमांड का इस्तेमाल कर रहा है जिसका कोई एक सेंटर नहीं है। तो ये लड़ाई सिर्फ उस इलाके तक ही सीमित नहीं रही, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। यही है हमारा तीसरा हिस्सा, वैश्विक प्रभाव। ये संघर्ष कैसे दुनिया भर के गठबंधनों में दरारें डाल रहा है और बड़ी बड़ी शक्तियों की सीमाओं को उजागर कर रहा है। इस संघर्ष ने दुनिया की बड़ी शक्तियों को भी एक अजीब स्थिति में डाल दिया है। जीसीसी यानी खाड़ी देश कहने को तो तटस्थ हैं, लेकिन हमलों की मार उन पर भी पड़ रही है और इससे अमेरिका पर उनका भरोसा बुरी तरह डगमगा रहा है। उधर रूस और चीन है, जो ईरान के समर्थक तो हैं, पर सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे उनकी वैश्विक साख कमजोर पड़ रही है। और अमेरिका इजराइल भले ही वो 90% मिसाइलें रोक रहे हों, लेकिन अपने ही देश में उन्हें इस युद्ध के लिए भारी राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और खाड़ी देशों का ये जो भरोसा डगमगाया है ना, ये एक बहुत बड़े भू राजनीतिक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। वे अपनी संरचनात्मक कमजोरी को समझ रहे हैं, अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी पर सवाल उठ रहे हैं, तो अब वो चीन जैसे नए सहयोगियों के साथ हथियारों के सौदे कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा दांव है। अब आते हैं उस चीज पर जिसका असर हम सब पर पड़ता है, पैसा। हमारा चौथा भाग, आर्थिक झटका। देखते हैं कि इस युद्ध का वैश्विक बाजारों पर क्या और कितना गहरा असर पड़ रहा है। सबसे पहला और सबसे तेज असर दिखा तेल की कीमतों पर। एकदम से
वैश्विक तेल की कीमतों में 15 से 20% का उछाल आ गया, क्योंकि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से जुड़े जोखिम ने कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन कहानी सिर्फ तेल पर खत्म नहीं होती। ये चार्ट देखिए, एक तरफ खाड़ी क्षेत्र की जीडीपी में 2.5% की गिरावट आई, तो वहीं भारत जैसे देशों में आयात महंगा होने से महंगाई 1.5% तक बढ़ गई। मतलब एक जगह की आग पूरी दुनिया में गर्मी फैला रही है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए, लाल सागर में जहाजों का बीमा 30% महंगा हो गया है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में 5 से 7% की गिरावट आई है। खाड़ी देशों के विजन 2030 जैसे बड़े बड़े सपने खतरे में पड़ गए हैं। और तो और पानी साफ करने वाले प्लांट्स पर हमलों से पीने के पानी का संकट पैदा हो रहा है। ये एक बहुआयामी आर्थिक संकट है। और अब हम आते हैं अपने अंतिम भाग पर, एक अनिश्चित भविष्य। तो इतना सब कुछ होने के बाद सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। आइए देखते हैं कि इस अस्थिर क्षेत्र के लिए भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो भविष्य कैसा दिख रहा है? देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे अधिक संभावना, लगभग 60%, इसी बात की है कि ये मामला लंबा खिंचेगा। एक थका देने वाला गतिरोध जो शायद महीनों तक चले। एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा भी कुछ कम नहीं, 25% है। और कूटनीतिक समाधान की उम्मीद, वो सिर्फ 15% है। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही दमदार विचार के साथ छोड़ जाता है। जब गलत अनुमान भूगोल से मिलता है तो झटके सीमाओं पर नहीं रुकते। ये संघर्ष का मूल सबक है कि कैसे एक छोटी सी चूक भी एक वैश्विक संकट को जन्म दे सकती है, जिसके परिणाम अप्रत्याशित और बहुत दूर तक जाने वाले